नमस्कार। 2014 और 2019 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनावों में 240 के आंकड़े पर सिमट कर रह गई और उसकी इस हालत की वजह बना उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश हमेशा भारतीय जनता पार्टी के लिए कभी खुशी और कभी गम का सबब रहा है। जब जब उत्तर प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, बीजेपी का ग्राफ बहुत ऊपर गया। इस बार पूरे देश में एक माहौल बनाया गया था कि 400 से ज़्यादा सीटें आएंगी भारतीय जनता पार्टी की अकेले अपने दम पर। लेकिन 400 तो बहुत दूर की बात है, वो 300 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई, यानी कि 2019 के अपने प्रदर्शन को भी दोहराने में नाकाम रही। इसकी सबसे बड़ी वजह रही उत्तर प्रदेश में उसका ख़राब प्रदर्शन। अगर वो उत्तर प्रदेश में 2019 के अपने परफॉर्मेंस को भी दोहरा देती तो उसे अपने दम पर लगभग 272 सीटें मिल जाती, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। अब तमाम लोग समीक्षा कर रहे हैं, बीजेपी के खुद के जो पार्टी फंक्शनरीज़ हैं वो भी जा रहे हैं जगह जगह, लेकिन आज भी भारतीय जनता पार्टी और जो उसके आला कमान हैं वो उस नब्ज़ को पकड़ नहीं पा रहे हैं कि आखिर वो कौन सी वजह रही जिनकी वजह से उनकी ये हालत रही। कुछ उनके जो वैचारिक समर्थक हैं, वैचारिक उनके पैरोकार हैं, कुछ पत्रकार हैं, वो दुनिया भर की बातें कर रहे हैं कि संविधान बचाने की बात थी, ये थी, वो था। यानी कि संविधान सिर्फ उत्तर प्रदेश के लोगों ने बचाया, मध्य प्रदेश के लोगों को संविधान नहीं बचाना था, गुजरात के लोगों को संविधान नहीं बचाना था, दिल्ली के लोगों को संविधान नहीं बचाना था। सही बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव हारी अपनी बहुत सारी कमियों की वजह से, और उन कमियों पर ना उसने कल ध्यान दिया था और आइंदा भी कोई ऐसी सूरत नज़र नहीं आती कि वो ध्यान देने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी कमज़ोरी है उसका नौकरशाही के सामने और सरकारी मुलाजिमों के सामने समर्पण कर देना। कुछ कारण रहे जो भारतीय जनता पार्टी की इस ख़राब परफॉर्मेंस की वजह बने। पहला तो ये कि वो ज़मीनी हकीकत को नहीं समझ पाए। जो एक जातीय समीकरण बनाना होता है उसमें भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से नाकाम रही। वो पिछले कई चुनाव यूपी में जीत रही थी, गैर जाटव दलित, गैर यादव ओबीसी के दम पर, और मुसलमानों को तो खैर हमेशा अलग रखती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। जो लोग उसने जोड़े, चाहे वो किसी भी जाति के रहे हों, कुर्मी हों, निषाद हों, राजभर हों, पासी हों, सब के सब उसे दगा देकर चले गए। और जब जनता कोई फैसला करती है तो हमेशा जनता के फैसले को तस्लीम करना चाहिए। बीजेपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं केशव मौर्य हैं, वो हार गए पल्लवी पटेल के हाथों, लेकिन हारने के बावजूद ना सिर्फ उनको मंत्री बनाया गया बल्कि उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया। दोबारा से जो उनका जो पुराना ओहदा था वो दिया गया। इसके अलावा कुछ जातियों की नाराज़गी की बात चली, राजपूतों की, ब्राह्मणों की, खासकर राजपूतों की। बात सही है कि इस नाराज़गी की वजह से कोई ख़ास फ़र्क पड़ा नहीं और कोई ये नाराज़गी जो है वो ज़मीन पर उतरी भी नहीं। जहाँ पर राजपूत वोट ज़्यादा हैं, गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, वहाँ पर तो भारतीय जनता पार्टी बड़े प्रचंड बहुमत के साथ जीती है। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ सीटों पर जहाँ उनकी वोटें कम हैं, तो जब वोटें कम होती हैं तो कोई भी जाति वो बहुत ही अग्रेसिव होकर वोट करती है, उसका वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा रहता है, उसकी वजह से नुकसान हो गया हो। लेकिन सही बात तो यह है कि इस नाराज़गी की खबर से जो उसका कोर वोट बैंक है उसमें तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन जो दूसरी जाति के लोग थे जो उसको पसंद नहीं करते, उनके अंदर एक उत्साह बढ़ा कि चलो ठीक है, इस पार्टी से इसके जो बहुत ही कट्टर समर्थक हैं वो भी नाराज़ हैं। दूसरा ये कि ये जो एक माया जाल रचा गया कि प्रधानमंत्री की जो जन कल्याण योजना है, पीएम आवास योजना है, और ये राशन की बात है, ये गैस सिलेंडर दिए जा रहे हैं। सही बात तो ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट बैंक है वो उसे बिना इन तमाम
खैरात के भी हमेशा वोट देता रहा है, आइंदा भी वोट देता रहेगा। लेकिन जिन लोगों ने इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दी। ये बात ठीक है कि लोकतंत्र में, जमहूरियत में जो आपको वोट नहीं देते, उनका ख्याल रखना भी सत्ताधारी दल का काम है। लेकिन कभी कभी दानिशमंदी की दरकार होती है, कुछ ऐसे सियासी दावपेच होते हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है। तीसरी एक बहुत बड़ी वजह है कि उत्तर प्रदेश में पिछले 8-10 बरस से एक दलाल संस्कृति बन गई है। आप किसी दफ्तर में चले जाइए, कहीं चले जाइए, हो सकता है कि लोग ज़बान दराजी करें, कुतर्क करें, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास अंधभक्तों का लश्कर है। वो कहते हैं नहीं, आप वीडियो बना लीजिए, आप शिकायत कर दीजिए। लेकिन एक वो पुरानी कहावत है कि जिसकी ना फटे पैर विवाही, वो क्या जाने पीर पर आए। जब आप किसी सरकारी दफ्तर में जाएंगे, वहाँ जाकर आपका वास्ता सिस्टम के साथ पड़ेगा, तब आपको मालूम चलेगा कि ये दलाल संस्कृति क्या है, इसके कितने ख़तरनाक नतीजे हैं जो जनता को भुगतने पड़ रहे हैं। चौथा कारण, बेलगाम नौकरशाही। भारतीय जनता पार्टी के राज में, ख़ासकर उत्तर प्रदेश में, नौकरशाही बिल्कुल बेलगाम हो जाती है। जब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, बेलगाम तो उस वक्त भी होती थी, या राजनाथ सिंह के वक्त में भी होती थी, लेकिन तब थोड़ा बहुत नियंत्रण था, क्योंकि ये लोग बड़े तजुर्बेकार पॉलिटिशियंस थे। लेकिन अब तो ये हालत हो गई है, क्योंकि ऊपर से ऑर्डर है विधायकों को, सांसदों को, मंत्रियों को कि आप अधिकारियों को परेशान मत कीजिए। अंधा क्या चाहे, दो आँखें। जो अधिकारी, जो प्रशासन, जो पुलिस पहले से इतनी ज़्यादा ताकतवर है, अंग्रेज़ों के दौर से, उसे और ज़्यादा ताकतवर बना देना। हालत ये है कि डीएम तो छोड़िए, इंस्पेक्टर, एसडीएम जैसे जो छोटे अधिकारी हैं, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, वो भी इस सरकार में राजा बन गए हैं। पांचवा कारण ये है कि जो बीजेपी के एमपी और एमएलए हैं, वो जनता का कोई काम करने की बजाय सिर्फ दिन भर फेसबुक खेलते हैं। पहले भी लोग, नेता जाया करते थे किसी के यहाँ पर, शादी में, ब्याह में, गम में, खुशी में, बहुत हुआ, यदा कदा किसी के कोई बच्चा हुआ तो उसके उसमें चले गए। लेकिन अब तो हालत ये हो गई है कि छोटे मोटे कार्यक्रमों में कोई छोटी मोटी कथा करा रहा है, कीर्तन करा रहा है, जागरण करा रहा है, किसी के बच्चे का चौथा, पाँचवां, छठा, सातवां जन्मदिन है, उसने केक मंगाया, कुछ मोमबत्ती मंगाई, और विधायक जी आए, विधायक जी ने फ़ोटो खिंचवाई, उनके कार्यकर्ताओं ने फ़ोटो खिंचवाई, और जनता का कुछ काम करने की बजाय सिर्फ सोशल मीडिया पर ही रहना, इससे बड़ी दिक्कत हुई। इसके अलावा ये जो कानून व्यवस्था को सही करने की जो बात कही गई कि कानून व्यवस्था बहुत सुधर गई है, दूर दूर तक गुंडागर्दी ख़त्म हो गई है, ये बड़ी अजीब सी बात है। अच्छा, जनता देखती हमेशा मीडिया की आंखों से, जो प्रचार माध्यम है उनकी आंखों से। क्या गुंडागर्दी ख़त्म हो गई है? जो नामचीन माफिया हैं उनका एनकाउंटर कर देना या उनके साम्राज्य को ख़त्म कर देना, इससे उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में क्या होगा? जो लोकल स्तर के गुंडे हैं, हर इलाके का कोई ना कोई दबंग है, हर इलाके की कोई ना कोई दबंग जातियां हैं, उससे जुड़े हुए लोग कॉलेजों में, बाज़ारों में, हर जगह बदतमीजियाँ करते हैं। वो रुक गई, वो सारे के सारे बीजेपी के समर्थक हो गए हैं। सड़क के किनारे इतने ज़्यादा कब्ज़े पहले नहीं हुआ करते थे। आप जाइए, रोज़ एक नई दुकान लग जाएगी, नई एक ठेली लग जाएगी, आने जाने वालों के साथ बदतमीजी। रोड़ी बदरपुर जो ऐसा बिल्डिंग मटेरियल है, उसकी बहुत बड़ी दुकानें जिन्होंने ज़मीनें घेर रखी हैं, तमाम तरह की गुंडागर्दी चल रही है। लेकिन ये कि एक ख़ास पहचान के कुछ लोगों को मार देना, एनकाउंटर कर देना और उसे एक अचीवमेंट के तौर पर पेश करना, यही कानून व्यवस्था को पुख्ता दिखाने का एक प्रचार बन गया है। जब कोई सरकार बनती है तो उसका एक कोर वोट बैंक होता है, और कायदा तो ये कहता है, अलिखित कायदा, कि उसके काम ज़्यादा होने चाहिए। लेकिन इस सरकार में उल्टा हो रहा है। जो कोर वोट बैंक है उसका कोई काम नहीं होता, और जो ऐसे लोग हैं जो दूसरे विपक्षी दलों के समर्थक हैं, उनका बहुत अच्छा काम होता है, क्योंकि ऊपर से ऑर्डर है अधिकारियों को परेशान नहीं किया जाए। दलाल संस्कृति हावी है और उनको मौका लग गया अधिकारियों को कि ठीक है भाई, जैसे भी किया जाए, जहाँ से भी उनका पर्सनल रेवेन्यू आ सकता है वो जनरेट किया जाए। तो जो कोर वोट बैंक है, समर्थक है, जो दिन रात लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है, ना उसका काम हो रहा है, ना उसकी इज्जत हो रही है, ना उसका कहीं सम्मान है,
तो उसके अंदर कहीं ना कहीं उत्साहहीनता की भावना पैदा हो गई और जिसकी कीमत पार्टी को चुकानी पड़ी। पुलिस और प्रशासन में बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं करते। अब उन्हें अच्छा मौका मिल गया, ऊपर से आदेश है, सरकार की नीति है कि आप एकदम उड़न होकर काम कीजिए, तो वो ज़्यादा जुल्म कर रहे हैं। उनके तो दोनों मकसद पूरे हो रहे हैं, अंदर का फ्रस्ट्रेशन भी निकल रहा है और इसके अलावा जो और मौके हैं माल बनाने के, ताकत का नाजायज़ इस्तेमाल करने के, वो भी पूरे हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में नई नई नीतियाँ लागू की गई, कमिश्नरेट सिस्टम बना दिया गया बड़े शहरों में। वो जो कमिश्नरेट सिस्टम है उसमें जो रिपोर्ट होगी सीधे लखनऊ को होगी, उन पर लखनऊ का नियंत्रण है। पहले ऐसा होता था कि अगर कोई बदमाशी कर रहा है पुलिस के लेवल पे तो एसएसपी, डीआईजी, आईजी एक बहुत बड़ा मैकेनिज़्म होता था, उसे लोकल लेवल पे सुलटा लिया जाता था। और जो पॉलिटिशियंस होते थे, जो और दूसरे समाज के दीगर मुअज़्ज़ज़ लोग होते थे, वो कुल मिला के बातों को, चीज़ों को सेट कर लिया करते थे। अब क्या है, अब उसे कुछ नहीं करना, कमिश्नर का पद है, एक अलग ही मस्ती है, एक अलग ही पावर का नशा है, क्योंकि नियंत्रण है नहीं लोकल लेवल पे। और लखनऊ में किसका नियंत्रण होगा? मुख्यमंत्री का। वही चंद ब्यूरोक्रेट्स हैं, होम मिनिस्ट्री में होंगे या कहीं होंगे, और नौकरशाही तो चाहती है कि उसे ऐसे बॉस मिलें जो सियासी तौर पर ना तजुर्बेकार हों। उत्तर प्रदेश में जब सरकार बनी 2017 में, उसी वक्त से एक जाति के वर्चस्व की झूठी कहानी गढ़ी गई और उसकी आड़ में सब ने मज़ा लूटा। क्या इस जाति का वर्चस्व ऐसा है जैसे कि समाजवादी पार्टी में यादवों का या बहुजन समाज पार्टी में जाटव जाति का हुआ करता था? चंद अधिकारी बना दिए, वो अधिकारी क्या रातों रात टपक पड़े? वो सपा के दौर में भी थे, बसपा के दौर में भी थे, और वो आज सारे के सारे भाजपा के दौर में भी हैं। और जितने अधिकारी मलाईदार पदों पर हैं, अच्छे ज़िलों में हैं, उनका इतिहास निकाल कर देखिए। उन्होंने पहले की जो सरकारें थीं उनके साथ भी बड़ी वफादारी निभाई थी। और जिस पार्टी का दर्शन तिजारत हो, व्यापार हो, वो वैसे भी अधिकारियों को कुछ कहने में बचती है। और यही वजह है कि एक जाति के वर्चस्व की झूठी कहानी फैलाई गई और उसकी आड़ में तमाम मज़े दूसरी जातियों ने लूटे। भारतीय जनता पार्टी के बरक्स जो दूसरी पार्टी रही, खासकर समाजवादी पार्टी, उसके नेता बहुत सक्रिय रहे। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता, जो सांसद पद के उम्मीदवार थे, वो तो इसी बात में रहे कि मोदी जी और योगी जी के नाम पर जीत जाएंगे। वो फील्ड में निकले ही नहीं। उनका अहंकार, उनका गुरूर, उनका घमंड, और भारतीय जनता पार्टी प्रयोग करती रही, अपने लोगों को कमज़ोर करती रही। संतोष गंगवार थे कई बार के एमपी, उनका टिकट काट दिया, ठीक है, वहाँ से बीजेपी जीत गई, लेकिन एक मैसेज जाता है। जौनपुर से कृपा शंकर सिंह को लड़ाया, मुंबई से आकर, जो कभी कांग्रेस में हुआ करते थे और अपने एंटी बीजेपी रुख की वजह से जाना जाया करते थे। वरुण गांधी का टिकट काट दिया, वरुण गांधी की बातें पसंद नहीं आई, ठीक है, वरुण गांधी पार्टी में रहते, उनसे काम लिया जाता, उनसे पार्टी के लिए प्रचार कराया जाता। तो एक तरफ तो दूसरी पार्टी के जो नेता थे जिन्होंने बहुत ही सक्रिय होकर काम किया, दूसरे भारतीय जनता पार्टी के थे। बहुत सारे नेताओं की नकारात्मक छवि थी, पब्लिक पसंद नहीं करी थी, दूसरे लोगों में नाराज़गी थी, तो टिकट काट देते। आपके पास के कार्यकर्ताओं की कमी है, लेकिन ज़िद जो होती है उसका मूल्य हमेशा चुकाना पड़ता है। इसके अलावा इस बार के चुनाव में आरएसएस की वो सक्रियता दिखाई नहीं दी जो हमेशा दिखाई देती थी। जहाँ पर पोलिंग बूथ थे वहाँ पर भी आरएसएस के जो समर्पित कार्यकर्ता थे उस तरीके से तैनात नहीं रहे जैसे कि पहले रहा करते थे। अब वो रहते भी क्यों, जब बड़बोले जेपी नड्डा ने कह दिया कि हमें आरएसएस की ज़रूरत नहीं है। नड्डा साहब जो है उनका भी सही है, वो जानते हैं कि उन्हें जब मिल गया सब कुछ ज़िंदगी में, पार्टी के अध्यक्ष बन गए, कैबिनेट मंत्री बन गए, अब उनका क्या वजूद है सियासी तौर पर, ये तो ऐसा नहीं है कि पार्टी लोग नहीं जानते, ठीक है, लेकिन बहरहाल सब कुछ भी मिलने के बाद अगर आप अपनी ज़बान थोड़ी खामोश रखें और ज़्यादा बड़बोलापन ना दिखाएं तो इससे जो है वो फ़ायदा ही होगा। अब आरएसएस की जो सक्रियता थी इतनी नहीं रही और उसकी वजह से क्या हुआ इसका मालूम अब शायद चल गया होगा। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से मुसलमानों के ख़िलाफ़
एक युद्ध सा छेड़ दिया गया। उनके जो नेता थे उन्हें अजीब से मुकदमों में जेलों के अंदर डाल दिया गया। आज़म खान पर बहुत सारे मुकदमे, पेड़ चोरी, किताब चोरी और पता नहीं क्या क्या। एक कानपुर का नौजवान विधायक इरफान सोलंकी, वो बंद कर दिया कि उसने किसी बूढ़ी औरत की झोंपड़ी में आग लगा दी। कैराना का जो विधायक है वो भी जेल में डाला गया। या और इससे क्या हुआ कि मुस्लिम बहुत उसके साथ यूनाइट हुए। उनके अंदर गुस्सा तो और भी चीज़ों का था, वो कहें ना कहें, खुलकर नहीं कह सकते, लेकिन धारा 370 का हटना और तमाम तरह का जो सरकार का रुख है, राष्ट्रवाद से उनका कोई मतलब नहीं है। जिस तरह से अब फ़लस्तीन के मुद्दे पर हिंदुस्तान की सरकार इजराइल के साथ है और भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, तो वो बहुत यूनाइट हो गई और उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। और यही वजह है कि इस बार मुस्लिम लीडरशिप एक तरह से ख़त्म ही हो गई। चार एक लोग जीते हैं, लेकिन उन्होंने इस बात को नहीं देखा कि कौन है क्या नहीं है। बस उन्हें उनका एक ही मकसद था कि किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी को हराना है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और कुछ कार्रवाई नहीं की। आप अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल रहे हो, मनीष सिसोदिया को, संजय सिंह को, यानी कि पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी को। आपने कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं को जेल में डाला, चिदम्बरम साहब को जेल में डाला, डी शिव कुमार को परेशान करते हो, और जितने भी नेता हैं, जगनमोहन रेड्डी को परेशान करते हो। आपका बस है तो आप ममता बनर्जी को परेशान कर दो। लालू यादव जैसा आदमी जो बीमार है, आपने लालू यादव को भी नहीं बख्शा परेशान करने से। लेकिन बड़े ताज्जुब की बात है कि उत्तर प्रदेश में आज तक बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती और समाजवादी पार्टी का पूरा कुनबा, जो सबके सब बहुत ही अमीर हैं, बड़े धनवान हैं, कैसे बन गए, कब बन गए, क्या बन गए, आपने उसके ऊपर कोई काम नहीं किया। बस आपने एक धर्म के लोगों को आपने टारगेट बना लिया। और जब टारगेट बना लिया तो वो क्या कर सकते हैं? आपके खिलाफ़ कोई सशस्त्र विद्रोह तो कर नहीं सकते। वोट की ताकत से चोट कर सकते हैं, तो उन्होंने बहुत ज़बरदस्त चोट की, बड़े यूनाइट होकर चोट की। भारतीय जनता पार्टी ने मीडिया और अपने आईटी सेल पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा किया। जो तस्वीर वो दिखाते रहे वो देखती रही, जबकि हकीकत क्या थी उससे वो बहुत दूर रही। और सही बात तो यह है कि जो लोग हैं मीडिया से जुड़े हुए और तमाम दूसरों से, वो उन्हें सिर्फ अपना काम निकलना है, चाहे वो एग्ज़िट पोल वाले हों या कुछ भी हों, या पोल सर्वे वाले हों, उन्हें अपने आकाओं को खुश करना है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी अपने लेवल पर कराया करती थी सर्वे वगैरह, और जो उसके समर्पित कार्यकर्ता थे, आरएसएस के लोग थे, उसे एक अच्छी रिपोर्ट दिया करते थे। इस बार उनके बजाय बाहर के लोगों पर ध्यान दिया गया और जिसकी कीमत चुकाई। जिस भारतीय जनता पार्टी को राम मंदिर का मुद्दा यहाँ तक ले आया, उस भारतीय जनता पार्टी को राम मंदिर बनने के बाद वो फ़ायदा नहीं हुआ जो होना चाहिए था। इसकी वजह ये है कि उसने आडंबर तो बहुत किया, बहुत तमाशा किया, दुनिया भर के लोगों को जोड़ा, फिल्म इंडस्ट्री के लोग, खेल जगत के लोग, उद्योग जगत के लोग, उसे एक इवेंट बना कर रख दिया। उसके बाद कि हमने हवाई अड्डा बनाया है, मॉल बनाए हैं, रेस्टोरेंट बनाए हैं, तमाम ये किया है। पर्यटन अलग है और धार्मिक भावनाएं अलग हैं। धर्म के ऊपर धंधे को तरजीह दी गई, जबकि जो भावनाएं होती हैं लोगों की, धर्म से वो अलग तरह से जुड़ी रहती हैं। लोग तो बड़ी कष्टकारी यात्राएं कर कर पहुँचते हैं। आज ही तो हो रहा है वैष्णो देवी में, केदारनाथ में, बद्रीनाथ में, कि हमने तमाम तरह की सुविधाएं उपलब्ध करा दी, ऑल वेदर रोड्स बना दी गई, हेलीकॉप्टर है, रोपवे है। लेकिन लोग तो उस वक्त भी जाया करते थे जब ये तमाम सुविधाएं नहीं थी। और आपने वहाँ कैसे भगवान श्री राम के विग्रह को स्थापित किया है, किसी के दिमाग में वो तस्वीर नहीं है भगवान श्री राम की। आपने दक्षिण भारतीय छवि को वहाँ पर बिठा दिया है। ऐसा लगता है कि वो तिरुपति बालाजी के बचपन का रूप है, क्योंकि आपके दिमाग में कुछ और चल रहा होगा। और इसकी वजह से आपने अपने मन की और मन की करने से, हमेशा अपने मन की करने से सब कुछ अच्छा हो, ये ज़रूरी नहीं है। और सबसे आखिरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने अपने समर्थकों की शक्ति का सही से उपयोग नहीं किया, अपनी शक्ति का सही से उपयोग नहीं किया। उसके पास ज़बरदस्त जन समर्थन था,
मौसम ख़राब था, बहुत गर्मी थी, ये तमाम बहाने हैं। अगर वो अपने लोगों को बाहर निकाल कर लाती, सही से वोटिंग होती, तो परिणाम कुछ दूसरा होता। अपने लोगों को मजबूत किया होता। आपने ऐसे लोगों को मजबूत किया, ऐसे लोगों को फ़ायदा पहुंचाया जो आपके वोटर्स नहीं हैं, और आप अब भी कुछ समझने को तैयार नहीं हैं। लोग बहुत परेशान हैं, आप चले जाइए। आप 200-250 किलोमीटर का सफ़र करेंगे, कदम कदम पर आपकी लूट होगी टोल टैक्स के नाम पर। वो जो सड़क वाला मंत्री है, वो बड़ी अजीब सी हंसी हरकत, आपको पैसा देना पड़ेगा, और मैं गया और मेरा वो चाय का या जो भी प्याला था वो नहीं छलका। अच्छा, वहाँ आप रोड बना रहे हो जहाँ रोड की ज़रूरत नहीं है, पहाड़ों में बना दी, हज़ारों करोड़ रुपया खर्च कर दिया। ऑल वेदर रोड, एक वो ऊपर से भूस्खलन होता है, पहाड़ टूटता ख़त्म, ना कोई सवाल ना जवाब। पेट्रोल महंगा, डीज़ल महंगा, दवाइयाँ महंगी। आपका जो वोट बैंक है उसे तो आप इस तरह से परेशान कर रहे हो कि कैसे उसे किया जाए। और ये जो मुफ्तखोरी की बात है, मुफ्तखोरी से क्या है? मुफ्तखोरी आप एक हाथ से दे रहे हो और जेब किसकी काट रहे हो? जो आपका वोटर है। बहरहाल, राजनीति में इंसान को, नेताओं को सबक कुछ नहीं मिलता। उनका एक ही सबक है कि वो हार जाएं। आप जीत रहे हो तो सब कुछ गुड ही गुड है, और जब आप हारते हो तब आपको पता चलता है। अब उत्तर प्रदेश में अगर यही हाल रहा तो 2027 में चुनाव हारोगे, क्योंकि जो नौकरशाही आपके आका हैं, जिसके ऊपर आप जिन लोगों को आपने खुली छूट दे रखी है, एक सिपाही से लेकर सेक्रेटरी तक, डीजीपी तक, सबको, डीएम एसपी, सब अपनी मस्ती में चूर रहे हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ कि आपकी कार्य संस्कृति नहीं है, आप नहीं करते। आपके बड़े बड़े नेता जो हैं वो मंत्री को सर कहने में अच्छी बात है, और किसी के सामने ऐसी बात कर क्यों, इनमें गलत बात है। तो जब आपके जो बड़े बड़े मंत्री हैं, बड़े बड़े विधायक सांसद हैं, उनकी हिम्मत नहीं है बस, और या तो कार्यकर्ताओं की पूछ नहीं है, जनता की पूछ नहीं है। और हालत ये है कि सरकारी विभागों में जो बहुत ही ख़ानदानी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, मौजूद लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, उनकी कोई एंट्री नहीं है। सीधे मुंह बात करने को तैयार नहीं है। सब जो समाज की सेवा करने के नाम पर आते हैं वो सारे के सारे मालिक हैं। तो यही है। अब क्योंकि ये जो परिणाम आए हैं तो पहले उन्होंने अपना सोच लिया होगा, अभी अपनी गोटी सेट करने में लग गए होंगे। तो ठीक है, उत्तर प्रदेश जो है वो इतना जो है आसान राज्य नहीं है। आप 2027 में अगर वहाँ पर चुनाव हारे तो आपकी आगे की संभावनाएं भी समाप्त होंगी काफ़ी हद तक। और अगर अभी संभल गए, सही से डिसीजन लिया, तमाम ऐसे लोगों को बदला, उत्तर प्रदेश जैसे अहम राज्य का आपने कैसे कैसे लोगों को स्टेट प्रेसिडेंट बना रखा है, क्षेत्रीय अध्यक्ष तमाम कौन है, संगठन मंत्री कौन है, इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। अगर ध्यान दिया तो 27 में वापसी होगी, ना कोई बात नहीं। नमस्कार, जय हिंद।